आज मैं आपकी मुलाकात करवाने के उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना जी से। वे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और तब उनसे सवाल करेंगे कोविड-19 के प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। आवाज जी बिल्कुल। नमस्कार धस्माना जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ सुजाता। और लॉकडाउन के ये जो दिन हैं, इनको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कैसे गुजर रहा है ये जो समय है? कठिन समय देश के लिए है, हम सब के लिए है, परंतु आपको क्या लग रहा है इस वक्त घर पे ज्यादातर लोगों से मुलाकात करके उनके साथ समय बिताने के लिए आपको मिल रहा होगा, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए सुजाता, मेरे साथ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। लॉकडाउन तो पूरे देश में 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू हुआ और उसके बाद 2 दिन बाद से लॉकडाउन शुरू हुआ पूरे देशव्यापी। लेकिन मेरा लॉकडाउन तो शुरू हो गया था 16 तारीख से, 16 मार्च से। मैं 16 मार्च को दोपहर में उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव जब 15 तारीख को कुछ आईएफएस आए थे जो विदेश दौरा करके, उन लोगों के बारे में जानकारी हुई और उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव निकले, तो उनको देहरादून के दून हॉस्पिटल में एडमिट किया गया आइसोलेशन वार्ड में। और कुछ बच्चे जो गोवा गए थे, यहाँ के एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, वो गोवा होकर के आए थे, तो उनको भी कुछ खांसी जुकाम की शिकायत थी, तो उनका भी टेस्ट हुआ और उनको संदिग्ध की श्रेणी में दून अस्पताल में रखा गया। तो क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा जनवरी में शुरू हो गई थी और फरवरी आते आते इसमें हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो विदेशों में थे वो हिंदुस्तान आ गए थे, तो इस पे एक काफी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, नेट में, सब जगह कोरोना की बात होनी शुरू हो गई थी। तो उत्तराखंड में जैसे ही 15 तारीख को मुझे मालूम पड़ा, तो क्योंकि हमारा तजुर्बा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत अच्छा नहीं है। पिछले वर्ष आपको मालूम है डेंगू के मामले कितने हजारों में आए और पहाड़ों तक डेंगू चला गया जहाँ डेंगू होता नहीं था, और देहरादून में तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की डेथ हो गई। तो मैंने सोचा कि कोरोना का मामला यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है और पॉजिटिव आया है, तो मैं दून अस्पताल में तैयारियों को देखना चाहता था कि सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं। मैंने सीएमओ साहब को, डिप्टी सीएमओ साहब को, सीएमएस को, डिप्टी सीएमएस को और जो दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है उसके पीआरओ को, इनको मैंने सूचित किया कि मैं 12:30 बजे करीब दून अस्पताल विजिट करूंगा और आपकी क्या तैयारियां हैं देखूंगा। मैंने इसी के साथ 10 बजे सुबह प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया था कि मैं 12:30 बजे दून अस्पताल जा रहा हूँ। बड़ी संख्या में प्रेस वाले भी वहां पर 12:15 12:30 बजे पहुंच गए। जब मैं दून अस्पताल पहुंचा करीब 12:20 पे, तो मैंने पाया कि वहां पर एक भी अधिकारी, न सीएमएस, न डिप्टी सीएमएस, न सीएमओ, न डिप्टी सीएमओ, न वहां पर पीआरओ, न वहां पे प्रिंसिपल, कोई नहीं था। और जब मैं काफी देर टहलता रहा, अलग अलग दफ्तरों में जाकर के पूछता रहा कहाँ है, तो मुझे मालूम पड़ा कोई अधिकारी है ही नहीं। तो मुझे वहां पर एक गार्ड था, उसने बताया कि आइसोलेशन वार्ड सामने है, वहां आप चले जाइए। मैं वहां जाकर के नर्सेस जो वहां पर थी, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि 2 बच्चे जो संदिग्ध हैं और उनको यहाँ पर 2 दिन से रखा हुआ है, तो उनको उनसे मैंने बच्चों से काफी दूरी से बात करी। और मैं पहले आपको ये बता दूं कि मैं जब अस्पताल के अंदर घुसा था, तो मैंने डबल मास्क वहां पर लगा लिया था और साथ ही मैं वहां अंदर जब नर्सिंग स्टेशन में गया तो मैंने सैनिटाइज पहले अपने आप को किया, हाथों को धोया सैनिटाइजर से। फिर मैंने उन बच्चों से करीब 1.5 मीटर की दूरी से बातचीत करी, उनसे पूछा कहाँ वो पढ़ते हैं। उसके बाद मैं बाहर आया तो मुझे फिर गार्ड ने बताया कि सर आइसोलेशन वार्ड ऊपर है, आप आइसोलेशन वार्ड भी हो आइए। मैं आइसोलेशन वार्ड जब गया तो आइसोलेशन वार्ड में भी मैं नर्सिंग स्टेशन तक गया, वहां नर्सेज ने मुझे सारी स्थितियां ब्रीफ करी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक आईएफएस अधिकारी यहाँ पर भर्ती हैं और हम लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर्स कहाँ हैं, तो उनका कोई डॉक्टर अभी नहीं है, सुबह डॉक्टर इनको देख करके चले गए और इनका इलाज क्या होना है वो बता के चले गए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आइसोलेशन वार्ड के बाहर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई हमको रोकता या कोई हमको कहता कि साहब आपको यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी में नहीं जाना है। उसके बाद नर्सेज से बातचीत करके मैं आ गया। वो सारा जो मैं पूरा ये 1.5 घंटा अस्पताल में रहा,
मैंने अपने ऑफिस में आकर के सारे मीडिया, क्योंकि वो जितना मीडिया वहां पर था, उसके अलावा मैंने अपने वीडियोस, अपना फुटेज, सारी बात जो कमियां थी मैंने देखी, जो ऑब्जर्व करी, वो मैंने जब फ्लैश करी, तब जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन में, जिला प्रशासन में, राज्य सरकार में हड़कंप मचा कि सूर्यकांत धस्माना वहां कैसे पहुंच गए। उसके बाद पूरे दिन गतिविधियां चली। शाम को मुझे जिलाधिकारी देहरादून का मैसेज आया और सीएमओ साहब ने मुझसे बात करी। उन्होंने कहा साहब आपको नहीं जाना चाहिए था। उनको मैंने बताया कि मैं पूरा प्रिकॉशन लेके गया था और मैं आइसोलेशन वार्ड के अंदर नहीं गया, मैं केवल नर्सिंग स्टेशन तक गया। लेकिन मुझे उन्होंने आदेश कर दिया कि आपको सरकार और जिला प्रशासन चाहता है कि आप क्वारंटीन रहें। मैं आपको सच बताऊं, आपको तो पता है कि मैं पहली कक्षा से लेकर के पूरी मेरी एजुकेशन सेंट जोसेफ एकेडमी में हुई, बट आई हर्ड द वर्ड क्वारंटीन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्वारंटीन जब मैंने सुना तो मैंने ढूंढा, मैंने कहा क्या इसका मतलब है, तो पता लगा कि ये संक्रमित बीमारी अगर किसी को हो जाए तो उसको एक आइसोलेशन में डाला जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि पब्लिक हेल्थ का मामला था और शहर के लोगों का, मेरे परिवार के अलावा मेरे शहर के लोगों का भी मामला था, तो मैंने जैसे ही डीएम ने मुझे कहा तो मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने कहा मैं 14 दिन क्वारंटाइन रहूंगा। तो जो मैं बात शुरू कर रहा था कि मैं और लोग 22 तारीख से जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में आए, मैं 16 मार्च से और पूरे 28 दिन, 14 दिन मेरा बाद में बढ़ा दिया था, तो मैं टोटल 28 दिन वो, और लॉकडाउन में तो मैं जितना पास के अनुसार निकल पाता हूँ निकलता हूँ, लेकिन 28 दिन मैंने बिल्कुल एकांत में रिलीजियसली मैंने फॉलो किया। और मैं सबसे पहले बात अपनी शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं सारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं हम लोगों को, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा कि इसमें कोई ऐसा ईगो का विषय नहीं है, ये कोई अहंकार का विषय नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का मामला है। पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, दुनिया के तमाम लोग, लाखों लोग, इसकी संख्या मरने वाले लोगों की इतनी बड़े पैमाने पे चली गई है, और हिंदुस्तान में ही आज 16,000 की संख्या क्रॉस कर रहा है जो इन्फेक्टेड लोग हैं, और इसके अलावा मरने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो सब लोगों को इसे, लॉकडाउन के जो नियम है उनका पालन करना है। सबसे पहले हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो प्रिकॉशंस लेने के लिए जो शासन ने, सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, डब्ल्यूएचओ ने, जितनी भी जानकारियां हमारे पास है, आजकल सबके पास मोबाइल है, सबको पता है कि क्या इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो हम सबसे पहले अपील करें कि लॉकडाउन को रिलीजियसली फॉलो करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग पहला हथियार है जिससे आप कोरोना से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी अपील यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग के और सरकार के हैं उनका पालन करें। बिल्कुल। और इस वक्त मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगी कि जिस दिन आप गए उस दिन भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक मैंने सुना है कि वहां थे, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। लेकिन इसमें राजनीति से ऊपर उठते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कुछ कदम उठा रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोविड-19 से लड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्या आप उनसे सहमत है? पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, और दूसरी बात आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, आपकी सरकार होती, तो आप इसमें कुछ चीजें कुछ और तरीके से करते, कुछ फर्क होता उसमें, या यही करते? सुजाता, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, और हमको पार्टी से ऊपर उठ करके इस पे बात करनी पड़ेगी। ये बात सच है कि जो आज परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हमको अब अगर आरोप प्रत्यारोप में हम उलझ जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। वो जो आपने कहा कि अगर आपकी सरकार होती या कांग्रेस होती तब क्या होता, उस पर मैं थोड़ा सा टिप्पणी बाद में करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि हम पहले ही चूक कर चुके हैं, और पहले चूक ये कर चुके हैं कि इसको कोविड-19 इसलिए बोला गया कि ये 31 दिसंबर को सबसे पहला पेशेंट इसका आइडेंटिफाई हुआ, तो इसका नाम ही कोविड-19 रख दिया, लास्ट डे ऑफ दी 2019। तो उसके बाद हमको जब मालूम पड़ गया था, पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया था, उसके बाद पूरा जनवरी निकला, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में जो संक्रमित लोग थे और जो विदेशों में लोग थे, जिन जिन देशों में ये संक्रमण आ गया था, वहां से हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाए। पहली चूक तो यही हो गई थी कि सर स्क्रीनिंग जो होनी थी, जो टेस्टिंग होनी थी, उस लेवल पे नहीं हुई, और जो आवश्यकता थी कि उनको आइसोलेशन करना पड़ता, उनको क्वारंटीन करना चाहिए था, तो क्वारंटीन नहीं हुए।
तो वो एक बड़ा बड़ा चूक उसकी है। तो हम जहाजों में बैठा करके इनवाइट करके इन्विटेशन दे करके इस कोरोना को सबसे पहले लाए। उसके बाद ये तबलीगी वगैरह सारा जुड़ गया, उसको और रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन वही जो मैं वो पहली भी जानना चाहूंगी, उसके बाद उसके ऊपर बाद में आऊंगी, लेकिन इस विषय पर ये भी कहूंगी कि उद्धव ठाकरे जो हैं, उन्होंने ये बात कही है जिस दिन उन्होंने अपने राज्य के लोगों को संबोधित किया। उस दिन उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने लिस्ट दी थी कि इन देशों के लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वो हमने करी, मगर और भी देश थे जिनका नाम नहीं था, वो लोग आ गए। फिर साथ में उन्होंने ये जोड़ दिया आखिर में कि मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वक्त नहीं है उसका। परंतु ये एक कमी है जिसको शायद आप भी मान रहे हैं। अगर नहीं, निश्चित तौर पे, कांग्रेस सरकार निश्चित होती। तौर पे सुजाता 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 मैं इसको अभी कांग्रेस बीजेपी में बाद में बात करेंगे। मैं पहले इसको, जो हमसे कमी हुई वो देश देश को बोलिए, देश में जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार होती है, उसकी गलती होती है। लेकिन पहला जो चूक हुई है वो नहीं, जो हम लेकर इतनी बड़ी संख्या में आए वो तो क्वारंटीन हुए ही नहीं और आइसोलेशन उनका हुआ ही नहीं। सबसे पहले तो आइसोलेशन सेंटर्स बनने चाहिए थे, चाहे 5 स्टार होटल्स में आप बना देते उनके। अगर वो सबसे पहले जो लोग पहली खेप आई उनको हम क्वारंटीन कर देते, उनको आइसोलेट कर देते, 28 दिन का पीरियड वो वहां बिता लेते, जो उनमें से पॉजिटिव आए थे उनका इलाज अलग से शुरू हो जाता, तो एक बड़ी मुसीबत से हम बच जाते। और दूसरी बात यह है कि तैयारियों के मामले में आपको, अगर हम उसको, मैं कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी जी का मैं इस बात के लिए उनको बड़ा साधुवाद दूंगा कि 12 फरवरी को ही सबसे पहला ट्वीट उन्होंने किया, एंड राइट फ्रॉम 12 फरवरी टू 18 मार्च उन्होंने दसियों ट्वीट किए जिसमें उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि आप बचाइए, इस समय तैयारी करिए, ये सारा ये कोरोना जो है हिंदुस्तान आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि उनकी मजाक उड़ाई हाँ, गई, नहीं, संसद तक 100 में बिल्कुल उनकी 100 मजाक उड़ाई गई और ये कहा गया कि ये इटली चले जाएं, अपनी नानी के यहाँ चले जाएं, तो डर लग रहा है बहुत ज्यादा। और नहीं, एक मिनिस्टर ने कह दिया कि ये भय फैला रहे हैं, भय का वातावरण फैला रहे हैं। 17-18 135 तारीख तक करोड़ जी 135 करोड़ की जनता में से केवल एकमात्र राहुल गांधी ही थे जिन्होंने जी इस बात पर बार बार जोर दिया, इसको हम नहीं झुटला सकते। जब उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और देखिए, उन्होंने एफडीआई के विषय में जो कहा था, रूल्स को चेंज किया गया ताकि चाइनीज कंपनीज जो हैं हमारी कंपनीज को टेक ओवर ना करें। इसका मतलब ये है कि वो दूरदर्शिता के साथ बोल रहे हैं और बोलते रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से उनका मजाक उड़ाया गया अभी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, क्योंकि आईटी सेल बहुत एक्टिव हो गया, वो भी कोविड-19 के समय में। वो एक स्ट्रैटेजी शब्द को लेके उन्होंने मजाक उड़ाया। अगर स्ट्रैटेजी शब्द के बारे में बात करें तो हर चीज में स्ट्रैटेजी है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए सुजाता, राहुल गांधी की मजाक उड़ाने का जहां तक सवाल है तो पिछले कई सालों से, और 6 सालों से तो ज्यादा ट्रेंड हो गया है, 7-8-10 सालों से ये पूरा का पूरा प्रचार तंत्र जो है इनका, वो राहुल गांधी को अटैक करता है। और राहुल, एक परसेप्शन बिल्ड करने का काम उन्होंने किया पूरे देश में। पप्पू भी उनको इन्होंने नाम रख दिया और हर बात पे उनकी मजाक उड़ाते हैं, हर बात पे उनका अटैक करते हैं उनके। अब ये स्ट्रेटेजी का आपने जैसा बोला, अब अगर हम प्रधानमंत्री जी की मजाक उड़ाने लग जाएं कि उन्होंने अपने 10 मिनट, 15-20 मिनट या आधे घंटे के संबोधन में कोरोना इतनी बार बोला, कोरोना बोला इसलिए क्योंकि कोरोना से ही हम लड़ रहे हैं, तो कोरोना नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। स्ट्रेटेजी, इस पूरी कोरोना से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजिकल अगर हम वॉरफेयर तय करते, उसका कैसे हमको उसका मुकाबला करना है, तो स्ट्रेटेजी शब्द अगर एक उसमें, एक मैं देख रहा था, 1 बार, 2 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार स्ट्रेटेजी शब्द इस्तेमाल किया। तो स्ट्रेटेजी शब्द क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? स्ट्रेटेजी, ये मूर्ख लोग हैं। ये अभी देश के अंदर इन्होंने एक ऐसा अपना दर्शक वर्ग पैदा कर दिया है, पढ़े लिखे लोग, जो कई साइंटिस्ट हैं, कई प्रोफेसर हैं, कई डॉक्टर्स हैं, वो उनकी जैसी मूर्खों की तरह बात करते हैं जैसे ये लोग करते हैं, जैसे इनके प्रवक्ता करते हैं। ये राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और कोई दिमाग वाला आदमी कहे तो
उन्होंने जो बातें कही वही तरीका था कोरोना से लड़ने का। और आप ये देश के प्रधानमंत्री और देश के वो मिनिस्टर जवाब दें जो उनकी मजाक उड़ा रहे थे कि ये भय का वातावरण फैला रहे हैं, डर का वातावरण। आपको मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, इसलिए आपने लॉकडाउन नहीं किया अनाउंस। आपको आपको ट्रंप का आपको आपको नमस्ते ट्रंप करना था, तो आपने आपने नहीं उसको सीरियसली लिया। आज सारी बातें ये जितनी आ रही हैं, इन सारी बातों से बचने के लिए अब तबलीगी पकड़ लिया। अब कोरोना को भी जो है वो कोरोना तो देख नहीं रहा ना, कोरोना ना हिंदू देख रहा है, ना मुसलमान देख रहा है, ना ईसाई देख रहा है, ना सिख देख रहा है, ना पारसी देख रहा है, ना 45 दिन का बच्चा जिसकी डेथ हुई है हिंदुस्तान में सबसे छोटे बच्चे की, ना वो बच्चा देख रहा है, ना वो 75 साल से बड़े जो डायबिटिक या कार्डियक पेशेंट हैं उनको देख रहा है। कोरोना तो सब जगह आक्रमण कर रहा है। वो बिल्कुल बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। वो एकदम उसका जो कैरेक्टर है वो जात पात धर्म कुछ नहीं देख रहा। लेकिन ये जो कमबख्त है, इन्होंने ऐसा कर दिया है कि कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम पे मार दिया। अब आप बताइए, ठीक है तबलीगी जमात में जो हुआ, अब ये जवाब कौन देगा कि तबलीगी जमात के जो मौलाना साद है गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे साहब वो? बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसको तब तक चलाना चाहते हैं चर्चा को जब तक आपकी जो असफलताएं हैं वो उससे ढक रही हैं। तो साथ को चलाते रहो, मौलाना को तबलीगी चलाते रहो, जमाती नया शब्द आ गया कि साहब जमाती पकड़े गए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी पकड़े हुए हैं। भाई जमात के बारे में वो हम किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे कि तबलीगी जमात क्या है। लेकिन जिस प्रकार से इनकी असफलताएं थी, जिस प्रकार से इन्होंने पूरी तरह से फेल हुए थे, उसको ढकने के लिए तबलीगी जमात का जुमला इन्होंने पकड़ लिया। और मेरा प्रश्न है, जब आप ये दिखाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएं, देश के गृह मंत्री जी तो दिख ही नहीं रहे बेचारे, हर मोर्चे पे सबसे आगे मोटा भाई दिखते थे, आज की तारीख में वो पिछले 1 डेढ़ महीने से लोगों ने दर्शन ही नहीं किया उनके। हम तो दर्शन के लिए तरस गए। हाँ हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी कर दी है कि पता नहीं क्या वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कर रखी है, दोनों गुरु चेले हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं कहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये बात बड़ी मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और एनएसए साहब जो मिलने गए थे मौलाना साद से, क्या वो देश के लोगों को जवाब दे सकते हैं कि मौलाना साद क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अगर आपने उनके खिलाफ मुकदमा? दसमाना जी, मैं दो चीजें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जब सार्क देशों की वर्चुअल मीटिंग करी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी अन्य देशों के मुखियाओं से। उन्होंने कहा कि हमने अपने देश में 18 जनवरी से स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी थी एयरपोर्ट्स पे। अगर ये बात उन्होंने कही, और दूसरी बात जो मीडिया नहीं उठा रही है, मैं मीडिया के रोल पे भी आऊंगी कि मौलाना साद की बात आ रही है, परंतु अजीत डोभाल जी जो एनएसए हैं, वे 23 मार्च को गए थे मरकज में तबलीगी जमात के लोगों से मिलने। इस बात को क्यों दबाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसके पहले कोई केस भी नहीं था अगर आप देखें तो। इस बात को हम कैसे देखें कि भाई इसके पहले कोई केस नहीं था, उसके बाद जब लोग वहां से निकले केसेस आने शुरू हुए, परंतु कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एनएसए की भी है क्योंकि वे तो जाके मिले थे। और अगर तब तक कोई केस नहीं आया तो उन लोगों को वहां से एकदम छोड़ने की क्या जरूरत थी, अगर वो केसेस जो है वो हॉटस्पॉट बन गया और एनएसए की नॉलेज में ये बात थी। तो आप मुझे बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? इसके अलावा जो ये आपने तबलीगी जमात की बात की, इसको मैं संक्षिप्त रूप में आपसे जानना चाहूंगी। या बबीता फोगाट को देखिए, कंगना रनौत हैं, उनकी बहन रंगोली चंदेल जिनका ट्विटर अकाउंट अभी सस्पेंड हो गया, या विनोद दुबे जैसे जो नेता हैं वो कोई फेसबुक लाइव कर देते हैं और हमारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पर, चाहे वो मुंबई कह लीजिए बांद्रा स्टेशन पे, चाहे आप कह लीजिए केजरीवाल सरकार के समय में आनंद विहार पे। तो ये सारी की सारी चीजों को अगर आप देखें तो एक खिचड़ी सी पक गई है। इसमें तबलीगी जमात में जो कुछ आरोप उन पर लगाया जा रहा है, यहाँ पे एनएसए का जो रोल है कि वे गए, उसके बावजूद लोगों को बाहर जाने दिया गया। जगह जगह पे लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? और मीडिया का रोल, मीडिया इसको ठीक तरीके से उठाती नहीं, केवल कम्युनलाइज कर रही है। देखिए सुजाता, एक बात है, एनएसए तो पार्ट ऑफ सिस्टम है। केवल मैं एनएसए को टारगेट नहीं करता,
मैं एनएसए तो पार्ट ऑफ सिस्टम है, वो देश बिल्कुल। के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, देश की सरकार के कंसेंट से ही वो गए होंगे। मैं तो पूरा, क्योंकि देखिए ये सूट करता है उनको। बिल्कुल। इतने इतने बड़े पैमाने पर जो दिल्ली के आनंद विहार ले लीजिए, या जो लॉकडाउन के 2 दिन बाद जो लाखों लाखों मजदूर जो सड़कों पर निकले हैं, और केवल दिल्ली में नहीं निकले, दिल्ली के तो हमको इसलिए दिखाई दे गए कि मीडिया ने कवर कर लिया, पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में लाखों मजदूर, हरियाणा से बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ चले। इसी प्रकार से पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में जो किसानी करने, वहां पर जो कटाई करने मजदूर जाते हैं, वो बड़ी संख्या में वहां से चले, और 800 हजार हजार किलोमीटर अपने घरों के लिए भूखे पेट पैदल 7-7 8-8 10-10 बच्चे लेकर के परिवार के जो मजदूर लाखों की संख्या में निकले, उससे एक सरकार घबरा गई। और उसके बाद पूरे देश के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही थी, ये तबलीगी जमात ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उनके लिए कवर मिल गया उनको। और इसमें इसमें वो कवर ऐसा मिला कि उसको, अब मीडिया की क्या बात कहेंगे, मीडिया बेचारे वो जो एंकर्स को जिनको हम देखते हैं वो तो नौकर हैं, वो क्या करेंगे, उनको तो तनख्वाह मिलती है, उनके जो मालिक हैं उनको आप अपना बताइए। भी एक ज़मीर वो होता है, अपनी भी वो जमीर, वो आप वो कैमरा ऑफ हो जाएगा, अगर उनका जमीर जागेगा तो वो कोई अभिसार शर्मा बन जाएगा, कोई कोई वहां पर जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी बन जाएगा। कितने सारे बेचारे देखो ना, आपने नौकरियां खो दी लोगों ने। ये तो केवल वहां चैनल्स के बड़े मालिकों के, सेठ लोगों के नौकर हैं ये तो वो करेंगे जो सेठ बोलेगा। अनिल अंबानी के न्यूज नेटवर्क 18 में, या उसके जो जितने भी चैनल्स हैं, उसमें क्या अनिल अंबानी जी जो पॉलिसी तय करते हैं, उसके अलावा कोई वहां पर एंकर कोई बात कह सकता है, या न्यूज रिपोर्टर कोई रिपोर्ट दिखा सकता है? जी बिल्कुल। टीवी का मालिक के बारे में सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं इनको इनको दोष नहीं देता, लेकिन मीडिया तो पूरा का पूरा इस समय जिस प्रकार से, देखिए ह्यूमर मॉन्गरिंग जो है, ह्यूमर मॉन्गरिंग आज इन्होंने, तबलीगी जमात वाला जो मामला है, मैंने आपसे कहा कि उसको हम अलग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे जरूरी नहीं है कि हम उनकी, तबलीगी जमात ने जो लोग, इतना आपने मिस इन्फॉर्म कर दिया पूरे समाज को, कि आज जब डॉक्टर्स जा रहे हैं, जब नर्सिंग स्टाफ जा रहा है उनके पास, तो उनको पता नहीं क्या लग रहा है कि हमारे पास क्यों आ रहे हैं ये। तो इसलिए कई घटनाएं हुई, गलत घटनाएं हुई, जो डॉक्टर्स के ऊपर हमला करे, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर हमला करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी तो आप समझिए कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है। आप आपने इनके आपने क्या पूरी कहेंगे? पूरी एक कम्युनिटी को, बिल्कुल सही पूरी कह रहे हैं आप। कम्युनिटी को टारगेट करके पर आप आपने उन ऐसा लोगों कर को दिया। क्या कहेंगे? आप इस कम्युनिटी एक को क्या एक टीवी कहना चैनल, चाहेंगे? एक टीवी चैनल जो है उसको कोरोना जिहाद उसको नाम दे दिया। तो इस प्रकार की, जब देश के अंदर इतना दुनिया में महामारी हो रही है और मानवता खतरे में है, सबसे बड़ी बात यह है, पता नहीं आज हम जूम में बात कर रहे हैं, कल आने वाले दिन में क्या स्थिति हो, पूरी ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमैनिटी है वो आज खतरे में पड़ी हुई है। और इनको कोरोना में भी हिंदू और मुसलमान दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो लाखों लोग निकल गए थे, उस पूरे को कवर अप करने के लिए इनको एक, वो कहते ही है मैं तो किस्मत वाला हूँ, हाँ, वो बिल्कुल। कहते हैं, भाषण में कहते हैं वो। हाँ, तो हाँ। भैया किस्मत है। अब ये तबलीगी आ गए पता नहीं कहां से, तो तबलीगी आ गए, तबलीगी कैसे आ गए? वो तो तबलीगी में पूरे विदेशों से मुसलमान आए हुए थे, जो बिल्कुल। जमात में जाते हैं, वो कैसे हिंदुस्तान में आ गए? क्या आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्या दिल्ली में इतना बड़ा, अगर वहां पर एक जलसा हो रहा है, एक केंद्र में, मरकज में, तो क्या हिंदुस्तान की थाने की दीवार आपको पता है? निजामुद्दीन जाइए आप, बिल्कुल जहाँ बगल पे में। ये तबलीगी जमात का ये जो ये पूरा इनका मरकज़, इदारा है, जो मरकज़। मरकज है, जो मरकज है, मरकज के दीवार के साथ थाने की दीवार लगी हुई है। बिल्कुल। तो दिल्ली की पुलिस कहाँ गई? और दिल्ली की वीज़ा इंटेलिजेंस वीज़ा तो एजेंसी कहाँ गई? सरकार देती है, वीज़ा तो वीजा सरकार देती है। सरकार देती है। हिंदुस्तान में उनका आने का जो पूरा रास्ता है वो सरकार, केंद्र सरकार, फॉरेन मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आज आम आदमी को इससे मतलब नहीं है। आम आदमी तो, आपको मालूम है, आप जिस समय पुलवामा के बारे में बातचीत कर रहे थे, आप थोड़ा सा कुछ कह दीजिए तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। जबकि आज इतने टाइम बीतने के बाद भी 350 किलो आरडीएक्स कैसे आया, आप उस पर चर्चा नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हैं। इसको लेकिन जो हम कोरोना पे अगर हम पूरा ध्यान वो करें, और आप अगर पूरे देश के अंदर, तो सबसे पहला जो चूक हुई वो कोरोना की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो हमने नहीं करी, आइसोलेशन के लिए इंतजाम नहीं किया।
उसके बाद आज की तारीख में भी हम हाथ जोड़ करके देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, तो इस समय कांग्रेस बीजेपी छोड़िए, पक्ष विपक्ष छोड़िए, सबको साथ लेकर के देखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाओ और घंटी बजाओ। अगर हम कांग्रेस के हिसाब से उसका विरोध करते तो हमारे पार्टी की तरफ से आह्वान होता कि कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई घंटी नहीं बजाएगा। हम भी अपने छत के ऊपर खड़े होकर के ताली भी बजाते रहे, घंटी भी बजाते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा दिया जलाओ, तो हमने दिया तो नहीं जलाया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दिया जला करके बुझाते नहीं है, तो हमने मोमबत्ती जला दी। तो मोमबत्ती जलाई, हमने कहा प्रधानमंत्री जी की इज्जत का सवाल है, उन्होंने कहा मोमबत्ती जलाइए, हमने जलाई। लेकिन भाई इसमें कांग्रेस भाजपा का कहाँ सवाल है? आप प्रवक्ताओं को अपने तहजीब और तमीज सिखाइए कि जब टीवी चैनल्स में बैठते हैं, देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का इस तरह से मजाक उड़ाने से आपकी मजाक उड़ती है। एक ना एक दिन सब लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए इस समय ये कांग्रेस भाजपा छोड़ो, हिंदू मुसलमान छोड़ो, देश के सब लोगों को कोरोना से लड़ना है, दुनिया के सब लोगों को कोरोना से लड़ना है। ट्रंप साहब बहुत बड़ा देश के और दुनिया के नेता बनते हैं, क्या हालत है उनके दुनिया आज उनके देश की? नहीं, समझ बल्कि रहा है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल अपनी एक मित्र से बात कर रही थी, शिकागो में वो रहती हैं, तो वो ये कह रही थी कि भाई जो हमें दिख रहा है कि भारत में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ तो लोग जो है इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं और ना कोई कोशिश करी जा रही है लोगों को जागरूक करने की। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, उन्हें अर्थव्यवस्था की चिंता ज्यादा है, उन्हें लोगों की चिंता कम है। तो मेरे ख्याल से आज जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम स्वयं को अगर अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। कंपेयर ही करना है तो हम जर्मनी से क्यों ना करें, जहां पे एंजेला मर्कल बहुत बेहतरीन काम कर रही है, या न्यूजीलैंड से करें जहां पे जैसिंडा आर्डन ने बहुत शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, मगर एक संवेदनशीलता के साथ, एक एम्पैथी के साथ उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यही चीज आज मैंने देखी थी अरविंद केजरीवाल में और उद्धव ठाकरे में देख रही हूँ कि जब वो लोगों को संबोधित करते हैं तो वो किसी चीज को छुपाते नहीं है, वो पूरी बातों को बताते हैं और जो डर की बात है वो भी सामने रख देते हैं ताकि लोग जो है वो फैसला कर सके। और मैं समझती हूँ कि भारत की जनता इतनी जागरूक भी है, समझदार भी है कि वो अपने फैसले स्वयं ले सकती है। आप मुझे बताइए, जो जनता समर्थन की आपने बात करी, तो विपक्ष में रहते हुए आप सरकार का के समर्थन की बात कर रहे हैं, परंतु इतने सारे आपके पास सुझाव है, तो क्या आपने ये सुझाव जो है ये सरकार को देने की कोशिश करी है? क्या सरकार ने सुनी आपकी जो सुझाव है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि प्रधानमंत्री जी को तो इसकी बात के लिए मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने चाहे देर से सही उन्होंने डायलॉग किया। ही स्टार्टेड द डायलॉग सोनिया जी से, मनमोहन सिंह जी से और कई विपक्ष के नेताओं से उन्होंने बातचीत करी, सुझाव भी मांगे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी करी, उन्होंने मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करी, राज्यों में तमाम मुख्यमंत्री उनसे भी बातचीत करी। ये तो नेशनल पैमाने पर ये बातचीत शुरू हुई है, अच्छी बात है, और ज्यादा होना चाहिए। जितना डायलॉग होगा, जितना आप सुझाव लेंगे, सुझाव में कोई पैसा तो लगता नहीं है। राज्य में उत्तराखंड की अगर आप बात करेंगे तो उत्तराखंड में तो हालत ये है कि 3-4 बार स्वयं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी मुख्यमंत्री के घर चले गए, उनको लिखित में मांग पत्र दिया है। चाहे वो उत्तराखंड के तमाम लोग जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हों, उत्तराखंड से 1800 लोगों को, आपको मालूम होगा कि गुजरात के लोग फंसे थे, तो 1800 लोगों को वॉल्वो बसेस, वीआईपी बसेस करके लॉकडाउन में और हरिद्वार से गुजरात पहुंचाने का काम किया गया। पता नहीं वो क्वारंटीन वहां हुए कि नहीं हुए, आइसोलेशन में गए कि नहीं गए, लेकिन 1800 लोग यहां से भेजे गए। और सुजाता, सबसे दुखद बात यह है कि जब वो बसें लौट रही थी उसमें कुछ लोग उत्तराखंड के बैठ गए, उनको हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर में, राजस्थान के बॉर्डर में उनको बीच रास्ते में रात को उतार दिया गया। बेचारों का पता नहीं क्या हो रहा होगा। और वहां भी बीजेपी की सरकार थी, यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी, और देश में जो 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 सरकारें चला रहे हैं, आप समझ सकते हैं, अगर सरकार चाहती, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी चाहते तो क्या वो लोग वापस नहीं आ सकते थे? आप जब अपने 1800 लोग यहाँ से गुजरात के भेज सकते हैं,
तो हमारे लोग अगर उसमें आ जाते तो कौन सी बुराई थी? आप उनको क्वारंटीन कर देते, आप उनको आइसोलेशन में भेज देते, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। उसके अलावा दिल्ली में आज की तारीख में भी बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ के लोग हैं वो वहां फंसे हुए हैं। हमारे मेरे खुद जिला अध्यक्ष कोटद्वार के वो बेचारे वहीं फंसे हुए लॉकडाउन में, दिल्ली में। परसों जूम में ही हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो दिल्ली से बोल रहे थे। इसके अलावा विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपको पता है कि पुणे में सिम्बायोसिस हो, चाहे तमाम यूनिवर्सिटीज हो, देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे कोटा में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो कोचिंग करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में ऐसे छात्र जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं राजनीतिक शैली उनकी पसंद नहीं करता, हमारे मतभेद हैं, हम उनसे सहमत नहीं होते बहुत सारी बातों में, मैक्सिमम बातों में, लेकिन एक बात के लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी राजस्थान में, दिल्ली में जो फंसे हुए थे इतनी बड़ी तादाद में, 300 बस भेज करके उन्होंने कोटा से और राजस्थान से अपने बच्चों को वापस बुला लिया। और हम उनको अपने क्वारंटाइन प्रदेश के फिर घर भेजा। जी क्वारंटाइन करके हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए 60 बच्चे हमारे मित्र हैं कोलागढ़ में, उनकी बेटी ग्राफिक एरा में पढ़ती है, वो 60 बच्चे समर ट्रेनिंग के लिए मैसूर गए हुए और वो बच्चे फंसे हुए हैं वहां पर, लड़की फंसी हुई है उनकी। तो आज कौन कौन उनकी जिम्मेदारी लेगा? वो बच्चे डिप्रेशन में अगर चले गए, अगर कोई गड़बड़ काम हो गया तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हमारे सरकार की तरफ से, राज्य की सरकार की तरफ से, चाहे वहां रहने वाले हमारे तमाम लोग हों, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, स्टूडेंट्स हों, उनको लाने का कोई भी प्रयास अब तक सीरियस नोट में राज्य की सरकार ने नहीं किया। और मेरी जो एक सबसे बड़ी आपत्ति है, मैंने फेसबुक में भी डाला और आपके लाइव में भी मैं कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिनिधि हैं जनता के, प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया हैं, और दुर्भाग्य से कहूं या सौभाग्य से कहूं, वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने कोई पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया हुआ उत्तराखंड में। आज की तारीख में वो ये बता दें जनता के बीच में आके कि एक हॉस्पिटल उन्होंने विजिट किया है कोई? सारे राज्य को छोड़ दीजिए, क्या देहरादून में जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है, दून हॉस्पिटल, जहां मुझे जाने पर क्वारंटीन कर दिया गया था, क्या वहां तक वो गए? अरे भैया, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है कि मरना और जीना ऊपर वाले के हाथ में है। आप साफा बात करके फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन आप अपनी उस बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों के महल से बाहर जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। जनता का क्या हाल है, जनता की क्या दिक्कत है, जनता की क्या परेशानी है, किस दिन के लिए होता है नेता? मेरे 28 दिन आइसोलेशन के पूरे हुए, मैं अगले दिन से ही बाहर निकल गया। डीएम साहब से मैंने पास मांगा, पास लिया, और मैं जाकर के लोगों, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, हमको मास्क लगाना है, हम ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हम जनता के नेता हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो हमारे फर्ज है कि हम जनता के बीच में किसी ना किसी रूप में अपनी प्रेजेंस वहां पर लगाएं। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल क्या कर रहे हैं आप? और अगर आपको इतना डर है तो पुलिस वालों को भी घर में भेज दो, ये डॉक्टर्स को भी घर में भेज दो, नर्सिंग स्टाफ और क्लिनिकल स्टाफ को भी। सफाई कर्मचारी बेचारा बिना पीपीई के किट के, बिना किसी प्रॉपर प्रोटेक्शन के वो सड़क में झाड़ू लगा रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं। आपको मालूम है कल फौज के अस्पताल की एक डॉक्टर जो है वो इन्फेक्टेड हो गई। वो डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल करके अस्पताल में ड्यूटी दे रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ के लोग, पहले दिन से मैं देख के आया था, मैं पहले दिन तो केवल नर्सिंग स्टाफ से ही मिला था। नर्सिंग स्टाफ अपनी जान को खतरे में डाल करके काम कर रहा है, और आप प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री हो, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। ये मेरी घोर आपत्ति है। कोई इससे सहमत हो ना हो, मैं सहमत नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि फ्रंट फुट पे आकर के, मैं इस जिले के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव, यहाँ के पुलिस के कप्तान जो डीआईजी भी हैं अरुण मोहन जोशी, यहाँ के हमारे तमाम पुलिस के डीजीपी साहब जो हैं अनिल लतूड़ी, देखिए अपने डिफरेंसेस अलग जगह होते हैं, लेकिन इस समय प्रशासन के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, मैं रात को 11 बजे भी अगर डीएम को किसी इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर में अगर कोई व्हाट्सएप कर रहा हूं तो उसका जवाब आ रहा है। परसों एक मेरे विधानसभा क्षेत्र कैंट के एक मरीज को पीजीआई जाना था, मैंने रात को 10:30 बजे डीएम साहब को व्हाट्सएप किया और 11:30 बजे उसका पास आ गया। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं,
उनको उनको हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे देखिए, जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेशन की नंबर 2 पे आती है। सबसे पहले जवाबदेही उन लोगों की आती है जिन लोगों को लोगों ने वोट दे करके, इलेक्ट करके कुर्सी पे बैठाया हुआ है, सत्ता पे बैठाया हुआ है। तो राज्य में जो कोरोना से लड़ने का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं देहरादून के और पूरे उत्तराखंड के स्वयंसेवी संगठनों को, देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा तो कोई भी नजरिया वोट का भी हो सकता है, पॉलिटिक्स का भी हो सकता है, लेकिन वो लोग जो मुंह में मास्क बांध करके, जिनको कोई पहचान भी ना, हेलमेट पहन करके पुलिस वाले को चाय पिला रहे हैं, उसको जूस पिला रहे हैं, सफाई कर्मचारी को जाकर के खाना पकड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं फोन करके, हमारे यहाँ इंदिरा अम्मा किचन चल रही है, उसके हमारे गौतम सोनकर युवक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, वो बेचारा लड़का जाकर के पूछता है कहाँ खाना देना है, दिन भर में 400-500 लोगों को खाना बांट रहा है। ऐसे ऐसे देहरादून के अंदर आज अगर ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो रखा है इस समय, लोगों को ये जो सारा का सारा कोरोना से जो हम मुकाबला कर पा रहे हैं, माफ करिए, सरकारों के भरोसे नहीं कर पा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के आम नागरिक के भरोसे कर पा रहे हैं। मुस्लिम सेवा संगठन के नौजवान हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं। गुरुद्वारे में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रेमनगर के गुरुद्वारे में लगातार लंगर बन रहा है, पुलिस को फोन करते हैं कितना आपको खाना चाहिए। हमारे यहाँ हरिकृष्ण साहब गुरुद्वारा है पटेल नगर में, वहां खाना बन रहा है। कई कई तो ये सारे लोग, ये जनता के तमाम अलग अलग धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो संगठन है, ये जिस प्रकार से मुकाबला कर रहे हैं, हमें बस केवल अगर करना है तो ये करना है कि जो इसके नियम हैं उनका पालन करें। हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग, देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की ओवरऑल बात करें, तो यहाँ के लोग जागरूक भी हैं, अनुशासित भी हैं, और इसी वजह से अगर मार्केट का समय जो है वो लंबा भी किया गया तो भी यहाँ पे दिक्कतें कम आई। और जैसे कि आपने कहा, मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ, और इनका जितना भी हम मतलब इनको जितना भी प्रेज करें वो कम है कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम करने में लगा है। तो मुख्यमंत्री जी के लिए जो आपने एक संदेश दिया है, उम्मीद कर रही हूँ कि वो सुनेंगे आपकी बात को और बाहर आएंगे, क्योंकि उनको भी जरूरत है कि वो सड़कों पे घूमे। हमारे जो मीडिया कर्मी है वो सड़कों पे है, सफाई कर्मियों को देखिए वो सड़कों पे है, और देखिए जो राहत वो दे रहे हैं उनसे आप सहमत हैं, और इसलिए सहमत हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि प्रशासन काम कर रहा है ठीक तरीके से। आखिर में संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, हमारे 7 जिले जो है बिल्कुल अछूते हैं, वहां के लोग जो हैं वो टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं, मगर सरकार क्या करेगी? टूरिज्म जो है, टूरिस्ट तो जाएगा नहीं, तो अब अगर वहां पे स्थिति को समझते हुए ढील दी जाती है, तो वहां के लोगों की लाइफ अगर नॉर्मल होती है तो वहां से पलायन होने का चांस अवश्य है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि वो घर से जब बाहर निकले और रोजी रोटी का कोई जरिया ना हो, तो और पलायन होने के बजाय सरकार के उठाए हुए कदम से वे संतुष्ट होके वहीं रहे? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया। देखिए, हमारे उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा शुरू होती है जो पट खुलने वाले हैं, और 5 लाख परिवारों की रोटी रोजी चूल्हा उस पर डिपेंड करता है, लाइफ लाइन है वो। यमुनोत्री से लेके, गंगोत्री से लेके, केदारनाथ से लेके, बद्रीनाथ से लेके, और उसके बाद हेमकुंड साहब खुलता है जुलाई में। ये सारा का सारा जो पूरा रूट है, इसमें जो 5 लाख परिवार हैं, इनकी सारी रोटी रोजी सब इस पे डिपेंडेंट है। और ये कोई हम जो एज्यूम कर रहे हैं, कोरोना का असर अगर माना लॉकडाउन खुल भी जाता है आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने में, तो ये लॉकडाउन खुलने से कोरोना का जो असर है वो समाप्त, डर और भय है वो समाप्त होने वाला नहीं है। 2013 की आपदा के बाद मैं तो उसके रिलीफ वर्क में रहा हूँ, पूरे जितना पुनर्निर्माण का काम था उस समय मैं वहां पर लगातार मेरी विजिट्स होती रही। मैं आपको बताऊं कि 1.5-2 साल तक वहां पर लोग जाने में डर रहे थे। जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और पैदल केदारनाथ जी की यात्रा, तब लोगों को मैसेज गया कि नहीं अब केदारनाथ जा सकते हैं। लेकिन जो 1.5-2 साल का पीरियड वो था, उस 1.5-2 साल में जबकि यात्रा शुरू भी हो गई थी, उसमें जो पूरा का पूरा ये रूट अफेक्टेड हुआ, वहां लोगों के पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत सारे लोग थे जिनके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में
यहाँ पर प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यहाँ पे डिग्री कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, वो हमको फोन करते थे कि भाई साहब फीस माफ करवा दो। फीस देने के लिए पैसा नहीं था, लोगों के बहुत बुरा हाल हो गया था। अब ये कोरोना का संकट आया है और यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रा का अभी तो यही तय नहीं हो रहा है कि वो ऑनलाइन पूजा होगी या पंडित वहां पर जाएंगे। रावल के मामले में अभी डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन बहरहाल पट तो खुलेंगे। पट खुलने के बाद यात्रा तो अफेक्टेड होगी और यात्रा अफेक्टेड होगी तो इतना बड़ा एक तबका 5 लाख लोग अगर अफेक्टेड होते हैं, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, पहाड़ के जिन जिलों में सेब की खेती होती है वहां पर दवा का छिड़काव होता है इस समय, तो दवाई का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। कैसे दवा का छिड़काव होगा? आज की तारीख में तमाम जो 3 हमारे तराई के जनपद है, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ पर फसल कटनी है गेहूं की बड़े पैमाने पर, उसके लिए लेबर नहीं है, कैसे वो फसल कटेगी? ये सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो विपक्ष के नेताओं से भी बात करें, एग्रीकल्चरिस्ट से भी बात करें, समाज के उन लोगों से जो इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करें। बातचीत करने में शर्म क्या है साहब? आप छोटे थोड़ी हो जाएंगे, आप तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ही रहेंगे। आप बात करिए, आप संवाद करिए। संवादहीनता जो है सबसे बड़ा जो है एक ड्रॉबैक होता है, और मैं समझता हूं कि इस सरकार में सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो संवादहीनता है। मुख्यमंत्री जी को फ्रंट फुट पे आकर के, चाहे 4 धाम यात्रा हो, क्या उसमें अब आप हमसे राय लेंगे और राय लेकर के काम करेंगे तो हम कल आपकी निंदा नहीं कर पाएंगे। कि चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गेहूं की फसल का मामला हो, चाहे सेब का मामला हो, कल आप कह सकते हो कि प्रीतम सिंह जी हमने तो आपसे बात करी थी, भाई कांग्रेस से हमने बात करी थी, हमें ये सुझाव मिला था, इंदिरा हृदय जी हमने आपसे ये बात करी थी। आप बात ही नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की बात ही नहीं हुई, नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। 50 साल का जिनका पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस हो, 50 वर्ष का संसदीय तजुर्बा है डॉक्टर इंदिरा हृदय का, वो इस प्रदेश की सबसे सीनियर पार्लियामेंट्री यहाँ के हैं और उनके बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो अगर संवादहीनता इस स्तर की होगी कि प्रदेश अध्यक्ष कहेगा नहीं साहब बात ही नहीं हो रही है, अगर मुख्यमंत्री से मैं कोई बात करना चाह रहा हूं, ये छोटा राज्य क्यों बना था? ये छोटा राज्य इसलिए बना था कि सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति की जो पहुंच है वो भी राज्य के मुख्यमंत्री से हो जाए, मिनिस्टर से हो जाए। और यहाँ पर ये बड़प्पन दिखा रहे हैं कि साहब बात ही नहीं होती। तो बात नहीं होना जो है वो कोई आपकी ताकत नहीं है, वो आपकी कमजोरी है। आपको बात करना चाहिए और उन्हें तो खुद आगे आना चाहिए। अगर वो ये दोष भी लगा रहे हैं तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो खुद कॉल करना चाहिए, विपक्षी नेताओं को उनके सुझाव लेने चाहिए। और मैंने कहा कि उत्तराखंड की जनता जागरूक जनता है, क्या उनका समर्थन इस सरकार को नहीं चाहिए? ये लड़ाई जो है ये किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये पूरे देश की, पूरी दुनिया की लड़ाई है। और हम अपने देवभूमि में अगर कुछ कर सकते हैं सिर्फ संवाद के तौर पे, जैसा कि आपने कहा, तो ये मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल से आपका ये सुझाव जो है बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मैं कुछ और भी मुद्दे थे जिन पर बात करना चाहती थी, पर समय की कमी के कारण फिर आपसे किसी दिन जुड़ूंगी। और आज आपके साथ बात करके आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि बाकी लॉकडाउन का जो समय है आप परिवार के साथ खूब खुशी खुशी मनाएं, क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइम है, बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, ट्रॉमा भी होगा। तो आप लोग सब मतलब इस, मैं तो सुजाता पूरे जीवन में पूरे लाइफ में 2 दिन लगातार कभी घर में नहीं रहा। इस बार में 28 दिन, और 28 दिन 13 घर के सदस्यों के होते हुए मैं अलग कमरे में बिल्कुल आइसोलेटेड रहा। मैं रिलीजियसली फॉलो किया, मैं किसी से मुलाकात नहीं करी, किसी से बातचीत नहीं करी, मैं बिल्कुल अलग रहा। लेकिन फायदा ये हुआ कि पढ़ने लिखने को बहुत मिला। मैंने रामचरितमानस बचपन से पढ़ता हूँ लेकिन अध्ययन नहीं किया था, उसका अध्ययन कर लिया। गीता मैंने कई बार पढ़ी लेकिन अध्ययन नहीं किया था, उसका अध्ययन कर लिया। बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे राइटर्स जिनको मैं नहीं पढ़ पाया था, और 150 के करीब फाइलें जो मेरी 25-30 सालों से जीवन में मैं उनको देख ही नहीं पाया था, वो फाइलें भी मैंने छटनी कर दी। जो उसमें कबाड़ था वो निकाल दिया, जो काम की चीजें थी वो रख ली। बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिले, तुम्हारा भी एक फोटोग्राफ है, मैं भेज दूंगा तुम्हें किस समय। अंकल का भी है, उनका, तुम्हारे पापा का भी है, पॉल साहब का। मेरे पास इतनी सारी ट्रेजरी है, इतना खजाना है पुरानी यादों का,
तो वो पुरानी यादें दोबारा से रिकलेक्ट करने का मुझे मौका भी मिला और मैं चाहूंगा कि आपसे बातचीत होती रहे। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं एक आखिरी में अपील करना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य की सरकार से भी, कि इस समय हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी नहीं, कोई जात धर्म का झगड़ा नहीं, कोई कुर्सी का झगड़ा नहीं। इस समय हमको सबको मिलकर के कोरोना से लड़ना है और कोरोना की लड़ाई में हम मोदी जी के भी पूरे साथ हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के भी पूरे साथ हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारा साथ लेना पसंद करते हैं या नहीं करते। सारी जनता से अपील करना चाहूंगा कि जनता लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन करे, एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करें और आप अपना बचाव करेंगे, आप फॉलो करके अपना बचाव करेंगे, अपने पड़ोसी का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपनी पूरे मानवता का बचाव करेंगे। इसलिए लोगों से मेरी अपील है कि इसको फॉलो करें। थोड़ी तकलीफें जरूर आएंगी, थोड़ी परेशानियां जरूर आएंगी। उन परेशानियों के लिए लॉकडाउन एकांत में जब आप रहते हैं तो अपना पढ़ने लिखने में नहीं है तो गाना गाइए, गाना नहीं गा सकते कविता करिए, कविता नहीं कर सकते बच्चों से बातचीत करिए, अंताक्षरी खेलिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो आपने आज तक नहीं किया अपने जीवन में। ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, ये प्रकृति ने मौका दिया है। कुछ नहीं है तो पेड़ को देख लीजिए कि पेड़ कैसे, मैंने तो एक पेड़ इस पूरे 28 दिन में सेमल डोडे का एक पेड़ है जिसमें पतझड़ था, उस पतझड़ से लेकर के मैंने कोफले फूटने तक और पत्ते आने तक उसका पूरा आनंद लिया। रोज सुबह सुबह चिड़िया आती हैं, उनकी चहचहाट सुनता हूँ। तो ये एंजॉय करिए इसको और कोरोना से लड़िए। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। आपसे बातचीत होती रहेगी। जब भी आपको लगे कि किसी विषय पर मुझसे बातचीत करनी है, आप मुझे जरूर बातचीत करें और इन विषयों पर हम लोग लगातार, कोरोना तो अभी चलने वाला है, तो कोरोना से आगे आने वाले समय में कैसे हम और ज्यादा विषयों पर बातचीत कर सकते हैं, आपको जब भी लगता हो तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।